जी दोस्तों, तो नेक्स्ट जो हमारा डेफिनेशन आता है उसमें हम बात करेंगे कमेंसमेंट की। कमेंसमेंट वर्ड आपने मल्टीपल एक्ट्स में देखा है, इवन दो आपने हर एक्ट में देखा होगा। क्यों? क्योंकि जो भी एक्ट होता है उसकी जो शुरुआती सेक्शन होती है उसी में बताया जाता है कि ये एक्ट जो है वो कब आया, कमेंस कब हुआ है, मतलब कि कब से ये ऑपरेशन में आ गया, कब से लोगों ने इसको फॉलो करना मैंडेटरी हो गया लोगों के ऊपर और लोगों ने इसको फॉलो करना शुरू कर दिया है। तो आपको पता है एक बेसिक प्रोसीजर जो आपको पता है वो ये पता है कि पहले बिल आता है, फिर वो दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट से पास हो जाता है, उसके बाद प्रेसिडेंट साहब के पास जाता है, वो उसके ऊपर अपना एसेंट दे देते हैं। और एसेंट देने से ही काम नहीं चलता, ये मैंने आपको पीछे भी रिपीट किया था, क्योंकि एसेंट देने के बाद उसको आपको लेके आना होता है ऑफिशियल गैजेट के अंदर। ठीक है, तो जब तक वो गैजेट ऑफ इंडिया के अंदर पब्लिश नहीं होगा तब तक लोगों तक उसकी प्रॉपर सूचना नहीं जाएगी और लोगों को उसके अंदर क्या यूज करना है, क्या उनके ऊपर एप्लीकेबल है या किस तरीके से उसको इंप्लीमेंट किया जाएगा, वो सारी चीजें नहीं आएंगी। ठीक है, तो कमेंसमेंट का बेसिकली मतलब क्या होता है कि जो एक्ट या रेगुलेशंस की बात कर रहे हैं वो किस दिन से लागू हो गया उस देश के अंदर या उस टेरिटरी के अंदर जहां के लिए भी उसको बनाया गया है। तो दिस इज ऑल अबाउट कमेंसमेंट। ठीक है ना। अब कमेंसमेंट में बेसिकली क्या चीज है, तो कमेंसमेंट हर किसी चीज की होती है। हर किसी चीज का मतलब क्या होगा कि कोई भी लीगल इंस्ट्रूमेंट है, कोई भी एक्ट है, कोई भी रेगुलेशंस है, कोई भी लेजिस्लेशन है, कोई भी चीज जो कि गवर्नमेंट के द्वारा आई है और उसको लेके आना है एक तरीके से लीगल फोर्स के अंदर, लीगल इफेक्ट के अंदर, तो उसको कमेंस करना जरूरी है और वो कमेंसमेंट की डेट देना जरूरी है। फॉर एग्जांपल लेते हैं हम जीएसटी का। जैसे जीएसटी की कमेंसमेंट कब हुई आपको पता है, 1 जुलाई 2017 से। हो सकता है कि कमेंसमेंट से पहले ही वो तैयार बैठा हो, 2-4 महीने पहले, 2-4 साल पहले, या कई सारा और टाइम उसके अंदर व्यतीत हुआ हो, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता। गवर्नमेंट को एक डेट नोटिफाई करनी होती है जिस दिन से वो कमेंस माना जाएगा, मतलब वो लीगली एक्टिव माना जाएगा रियल मार्केट में, रियल वर्ल्ड के अंदर। ठीक है, चलिए, तो दिस इज व्हाट अबाउट कमेंसमेंट। सेक्शन नंबर 3 है आपका, क्लॉज नंबर 13 है, कमेंसमेंट यूज्ड विद रेफरेंस टू एन एक्ट और रेगुलेशन शैल मीन द डे ऑन विच द एक्ट और रेगुलेशन कम्स इनटू फोर्स। तो ऑब्वियसली बात है वो दिन जिस दिन के बाद से वो हमारा एक तरीके से एक्टिव हो गया, लीगली एप्लीकेबल हो गया। कमिंग इनटू फोर्स और एंटिटी इनटू फोर्स आल्सो कॉल्ड कमेंसमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस बाय विच लेजिस्लेशन, रेगुलेशन, ट्रीटीज और अदर लीगल इंस्ट्रूमेंट come to have legal force and effect. A law cannot be said to be in force unless it is brought into operation. ठीक है ना, एक कोई भी लॉ है, कोई भी एक्ट है, वो जब तक इन फोर्स नहीं माना जाएगा, जब तक कि वो ऑपरेशन में ना आए, जब तक वो हमारे इंडिया या हमारी जो भी स्टेट्स हैं उनके ऊपर वो एक तरीके से पालन ना किया जाने लगे, एक तरीके से उसको फॉलो ना करने लगे। By legislative enactment or by the exercise of the authority by a delegate empowered to bring it into operation. The theory of a statute being in operation is a the theory of a statute being in operation in a constitutional sense, though it is not in fact in operation, has नो वैलिडिटी। मतलब ऑब्वियसली बात हुआ कि कोई भी आपका लॉ है, अगर वो ऑपरेशन में ही नहीं है तो उसकी कोई वैलिडिटी नहीं है, कोई मान्यता नहीं है। तो वैलिडिटी में उनको लाना पड़ेगा, उनको ऑपरेशन में लाना पड़ेगा। उसके लिए अलग अलग अथॉरिटीज को डेलीगेट की जाती है पावर, जिसके थ्रू वो चीज हमारी एप्लीकेबल होती है। जैसे कि जीएसटी को अगर आपको वैलिडिटी में लाना था, उसको इन्फोर्स करना था, तो उसके लिए आपने अलग अलग अथॉरिटीज कॉन्स्टिट्यूट की, अथॉरिटीज के माध्यम से आपने उनको पब्लिक प्लेटफॉर्म पे इंट्रोड्यूस किया और उसके बाद लोगों तक ये बात पहुंचाई कि ये इस तरीके की जानकारी जो है वो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये अब लीगली एप्लीकेबल हो गया है सभी बिजनेसमैन के ऊपर कि आपको जीएसटी के अकॉर्डिंग ही अब काम करना पड़ेगा और जो भी उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो दिस इज द होल कॉन्सेप्ट। तो कमेंसमेंट इतना आसान नहीं होता कि आपने कोई लॉ बना दिया और वो कमेंस हो जाएगा, नहीं। आप उसको प्रॉपरली आप कैसे कर सकते हो कि आपको उसको रोड पे लेके आना है, लोगों तक पहुंचाना है, और तब जाके वो कमेंसमेंट एक्चुअली में वैलिडेट कर पाएगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट कमेंसमेंट। आपने इस डेफिनेशन को जानना बहुत जरूरी है क्योंकि हर एक एक्ट के अंदर ये वर्ड हमारा पाया जाता है। नेक्स्ट आपका जो टर्म आता है वो आता है डॉक्यूमेंट। सेक्शन नंबर 3 क्लॉज नंबर 18। डॉक्यूमेंट का बेसिकली मतलब क्या है, तो आप देखते आ रहे हो डॉक्यूमेंट, तो आप अगर हम बात करें कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं उनकी तो जिंदगी ही डॉक्यूमेंट के आगे पीछे बीत जाती है, या फिर जो हमारे कंपनी सेक्रेटरी है, या फिर जो हमारे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट है। द थिंग इज एनी प्रोफेशनल, कोई भी प्रोफेशनल होगा तो उसके लिए डॉक्यूमेंट अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, क्योंकि इसी के बेस पे आप सारा काम करते हो, यही आपके लिए एक एविडेंस होता है जिसके बेस पे आप जजमेंट लेते हो, जिसके बेसिस पे आप रिपोर्ट्स बनाते हो, जिसके बेसिस पे आपकी बैलेंस शीट वगैरह ऑथराइज करते हो, वट एवर। तो डॉक्यूमेंट इज वेरी एसेंशियल फॉर एनी काइंड ऑफ इंडिविजुअल, एनी काइंड ऑफ प्रोफेशनल। अब इसको डिफाइन किया गया यहां सेक्शन 3 क्लॉज 18 के अंदर। क्या कहा जा रहा है कि डॉक्यूमेंट का मतलब क्या है, एनी मैटर रिटन
एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड, रिटन हो चाहे एक्सप्रेस्ड हो चाहे डिस्क्राइब्ड हो, अपॉन एनी सब्सटेंस। अब एनी सब्सटेंस के अंदर सिर्फ आप ये नहीं कह सकते हो कि जो पेपर पे लिखा है वही डॉक्यूमेंट है ना, किसी के ऊपर भी लिखा हुआ है, एक्सप्रेस्ड है, डिस्क्राइब्ड है, कोई भी सब्सटेंस होना चाहिए। सब्सटेंस का मतलब यहां पे आप कह सकते हो कि पत्थर के ऊपर क्यों ना लिखा हो, टाइल्स के ऊपर क्यों ना लिखा हो, मूर्ति के ऊपर क्यों ना लिखा हो, वो सारी चीजें आपके डॉक्यूमेंट का ही पार्ट बनेंगी। बाय मीन्स ऑफ लेटर्स, फिगर्स और मार्क्स, और बाय मोर देन वन ऑफ दोज मीन्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाय मोर देन वन ऑफ दोज मीन्स मतलब क्या है कि वो लिखा जो होगा वो कैसे होगा, उसमें लेटर्स का यूज हो सकता है, पिक्चर्स यूज किए जा सकते हैं, मतलब फिगर्स यूज किए जा सकते हैं, या फिर कोई आइडेंटिफिकेशन मतलब जो आइडेंटिटी वाइज जो मार्किंग होती है, अगर वो मार्किंग को भी यूज किया गया है किसी सब्सटेंस के ऊपर तो वो भी हमारा एक प्रकार का डॉक्यूमेंट हो जाएगा। ठीक है। अब और बाय मोर देन वन ऑफ दोज मीन्स मतलब कि हो सकता है लेटर और फिगर्स को दोनों को यूज किया गया हो, फिगर्स और मार्क्स दोनों को यूज किया गया हो, मार्क्स और लेटर्स मतलब इसके बीच में कैसा भी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन लगाया जा सकता है, और अगर वो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पाया जाएगा किसी भी सब्सटेंस के ऊपर तो वो हमारा कहीं ना कहीं क्या कहलाएगा, डॉक्यूमेंट। अच्छा जी, नाउ अब ये जो डॉक्यूमेंट कोई भी ऐसा क्रिएट किया गया मतलब लिखा गया या कुछ भी डिस्क्राइब किया गया, एक्सप्रेस किया गया, चाहे लेटर से चाहे फिगर से चाहे मार्क्स से, उसका कोई ना कोई इंटेंशन रहा होगा, मतलब कि विच इज इंटेंडेड टू बी यूज्ड और विच मे बी यूज्ड फॉर द पर्पस और रिकॉर्डिंग दैट मैटर, मतलब कि उसको किसी ना किसी पर्पस से ही लिखा गया होगा। सपोज करो आप एक डायरी लिखते हो तो उस डायरी लिखने का कोई ना कोई पर्पस है, या फिर अगर आप कोई पासवर्ड वगैरह सेव करके या लिख के रखते हो तो उसका भी एक पर्पस है कि आप उसको रिकॉर्ड कर रहे हो एक तरीके से फ्यूचर पर्पस के लिए, या फ्यूचर में कभी यूज करना पड़ जाएगा तो उसके लिए आप उसको रिकॉर्ड करके रख रहे हो, या फिर आप भूल ना जाओ इसलिए रिकॉर्ड करके रख रहे हो। द थिंग इज कि कोई भी डॉक्यूमेंट जो क्रिएट किया जाएगा, आप किसी को कोई लेटर लिखते हो, कोई भी काम करते हो, कोई भी डॉक्यूमेंट किसी भी टाइप का होगा, इवन दो कि किसी पत्थर के ऊपर भी कोई चीज अगर लिखवाते हो या गढ़वाते हो तो उसका भी कोई ना कोई पर्पस होता है, तो वो पर्पस, उसका इंटेंशन जो है वो क्लियर होना चाहिए और उसी में उस डॉक्यूमेंट को यूज किया जाएगा। ठीक, तो इन शॉर्ट आपने ये समझ लेना है कि इसको किस तरीके से तोड़ा जाएगा कि किसी भी सब्सटेंस के ऊपर कुछ भी लिखा है, एक्सप्रेस्ड है या डिस्क्राइब्ड है, चाहे तो वो लेटर्स के जरिए हो, फिगर्स के जरिए हो या मार्क्स के जरिए हो, और कोई ना कोई वो पर्पस या पर्पस सर्व कर रहा हो, चाहे वो किसी पर्पस के लिए, चाहे वो रिकॉर्डिंग मैटर के लिए, किसी भी चीज के लिए, बट वो कोई ना कोई उसका इंटेंशन वहां से निकल के आ रहा है। तो इस टाइप की एक्टिविटी को, इस टाइप के दस्तावेज को, इस टाइप के रिकॉर्ड को आप क्या कहोगे, डॉक्यूमेंट कहोगे। ठीक, इसी चीज को एलैबोरेट कर दिया गया थोड़ा पिक्चर के फॉर्म में कि डॉक्यूमेंट शैल इंक्लूड है तो ऑब्वियस सी बात है, आपको पता है कि शैल का मतलब क्या है, इंक्लूड का मतलब क्या है। उसी सेम डेफिनेशन को लिखा गया, एनी मैटर रिटन, एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब अपॉन एनी सब्सटेंस बाय मींस ऑफ लेटर्स, फिगर्स या फिर मोर देन वन, मार्क्स यहां पे रह गया है, आपको यूज करना है। खैर ये तो पिक्चराइज है, आपको एक्चुअल जो सेक्शन की लैंग्वेज दे रखी है वो आपको यूज करना है। और बाय मोर देन वन ऑफ दोज मींस विच इज इंटेंडेड टू बी यूज्ड और विच मे बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग दैट मैटर। ठीक है, चलिए आगे ध्यान देने वाली बात अब यहां पे और एक और आएगी, क्या कि द टर्म डॉक्यूमेंट इंक्लूड एनी सब्सटेंस अपॉन विच एनी मैटर इज रिटन और एक्सप्रेस बाय मींस ऑफ लेटर और फिगर फॉर रिकॉर्डिंग दैट मैटर। मतलब क्या हुआ कि ये उसी डेफिनेशन को शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया जिसमें कहा जा रहा है कि कोई भी सब्सटेंस, इस पे बहुत ज्यादा फोकस है अगर आप ध्यान दोगे तो, कि कोई भी सब्सटेंस का मतलब जैसे मैं आपको कह रहा हूं कि कोई मूर्ति हो सकती है, कोई प्लेट हो सकता है, कोई गोल्ड का आइटम हो सकता है, कोई सिल्वर हो सकता है, कोई डॉक्यूमेंट पेपर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई कपड़े हो सकते हैं, वो भी डॉक्यूमेंट का पार्ट बनेगा। ठीक, कोई भी चीज। लेकिन अब जब आप कोई भी में कुछ ज्यादा ही घुस जाओगे तो आप कहोगे कि सर जो करेंसी होती है, जो नोट होते हैं हमारे, ऐसे तो ये भी डॉक्यूमेंट होना चाहिए क्योंकि इसके ऊपर भी कुछ ना कुछ चीजें लिखी होती हैं और किसी ना किसी सब्सटेंस के ऊपर होती है और कोई ना कोई इसका पर्पस भी होता है। तो इसीलिए इसको आगे से आके बिल्कुल हटा दिया गया है, मतलब आपके दिमाग में ये चीज ना घुसे, इसलिए इसको एक्सप्रेस कर दिया गया कि भाई साहब सब कुछ तो ले लेना, सब कुछ काउंट कर लेना डॉक्यूमेंट में, लेकिन इंडियन करेंसी नोट्स को काउंट करने की जरूरत मत करना। ठीक, तो कहा गया फॉर एग्जांपल जैसे बुक है, फाइल है, पेंटिंग है, इंस्क्रिप्शन है, इवन कंप्यूटर फाइल और ऑल डॉक्यूमेंट्स। कंप्यूटर फाइल भी होगी तो वो भी आपका डॉक्यूमेंट्स का ही पार्ट है, लेकिन किंतु परंतु इट डज नॉट इंक्लूड इंडियन करेंसी नोट्स। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि इंडियन करेंसी नोट्स को आपको इंक्लूड नहीं कर लेना है। आप एनी सब्सटेंस के अंदर इतना नहीं खो जाना कि आप करेंसी नोट्स को भी बोल दो कि ये भी एक प्रकार का डॉक्यूमेंट है। ठीक, चलिए जी, तो नेक्स्ट डेफिनेशन को उठाते हैं। अगला डेफिनेशन है आपका इनएक्टमेंट, सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 19। अब इनएक्टमेंट का मतलब क्या है, तो इन शॉर्ट अगर मैं कहूं तो इनएक्टमेंट मींस व्हाट, इनएक्टमेंट मींस ऑल एक्ट्स। इनएक्टमेंट्स को अगर मैं डिफाइन करूं सिंपली तो एक्ट हो, कोई भी रूल्स है, कोई भी आपके रेगुलेशंस है, कोई भी आपका सर्कुलर्स है, कोई भी आपके ऑर्डर्स हैं,
ये सारी चीजें जो है ये किसका पार्ट है आपका, ये सारे के सारे इनएक्टमेंट का पार्ट है, ठीक है, इन सिंपल लैंग्वेज। किसी प्रकार का कोड है, कोड ऑफ कंडक्ट है, वो भी आपका इनएक्टमेंट का पार्ट है। कोई पब्लिकेशन है गवर्नमेंट की, वो भी आपका इनएक्टमेंट का पार्ट है। नाउ अब आपका सेक्शन क्या कहता है उसको समझ लेते हैं। एक्चुअल में आपको मैंने बता दिया कि किस तरीके से आप इसको सिमिलर वे में यूज करोगे जब डेफिनेशन को पढ़ोगे। चलिए देखते हैं। इनएक्टमेंट शैल इंक्लूड अ रेगुलेशन एज हियरइन आफ्टर डिफाइंड एंड एनी रेगुलेशन ऑफ बंगाल, मद्रास, बॉम्बे कोड एंड shall also include any provisions contained in any act or in any such regulations as aforesaid। मतलब कोई भी एक्ट हो गया, उसका प्रोविजन हो गया, कोई भी रेगुलेशंस हो गए, वो सारा का सारा आपका क्या है, इनएक्टमेंट है। आप ध्यान दो, यहाँ पे इंक्लूड कहा गया है, मतलब कि अगेन यहाँ पे इसकी मीनिंग नहीं बताई जा रही है, यहाँ पे बस एक इंक्लूसिव नेचर में आपको एक रास्ता दिखा दिया गया कि बच्चों इस तरीके से समझ जाओ कि इनएक्टमेंट का मोटा मोटा मतलब इस तरीके से होता है। बाकी इससे जुड़ी हुई बातें आप और भी इसके अंदर ले सकते हो, जैसे कि मैंने आपको बोला ऑर्डर्स हो गए, नोटिफिकेशन हो गए, वो भी आपके कहीं ना कहीं इनएक्टमेंट का ही पार्ट है। ठीक, अब ये पैराग्राफ को एक बार मैं छोड़ के अगले पैराग्राफ पे आ रहा हूं, फिर वापस इस पे जाएंगे। रूल्स एंड रेगुलेशंस आर नथिंग बट अ स्पीसीज ऑफ लेजिस्लेशन। द लेजिस्लेचर इंस्टेड ऑफ इनेक्टिंग द सेम इटसेल्फ डेलीगेट द पावर टू अदर पर्सन। मतलब कि जो लेजिस्लेचर होते हैं वो इनेक्ट नहीं करते रूल्स को, रेगुलेशंस को, बट वो डेलीगेट कर देते हैं इसके पावर को कि भैया कोई और अथॉरिटी, कोई और ऑर्गेनाइजेशन जो है, कोई और डिपार्टमेंट जो है वो इनेक्ट करेगी इस रूल और रेगुलेशंस को। कोई बात नहीं जी, करने दो। कि हम कहां आ गए, ओके ठीक है। तो किसी और अथॉरिटी, किसी और डिपार्टमेंट को ऐसा कह दिया गया कि भाई साहब आप इनेक्ट करोगे, लेकिन कोई बात नहीं, किसी को भी कहा गया हो, वट एवर इज इनेक्टेड बाय डेलीगेट ऑफ लेजिस्लेचर इज ऑल्सो एन इनेक्टमेंट। मतलब कि किसी और को हमने डेलीगेट कर दिया था और उसके थ्रू भी इनेक्ट किया गया है, तो वो भी आपका क्या होगा, इनेक्टमेंट का ही पार्ट होगा। तो इन शॉर्ट आप समझ सकते हो कि रूल्स एंड रेगुलेशंस इज ऑल्सो इनेक्टमेंट। ठीक, चलिए जी अब आते हैं इस पैराग्राफ पे। इट हैज बीन हेल्ड दैट एन इनेक्टमेंट वुड इंक्लूड एनी एक्ट। हमने देख लिया कि भैया इनेक्टमेंट का मतलब क्या होगा, कोई भी एक्ट होगा तो उसके अंदर इंक्लूड होगा। एंड और अब प्रोविजंस कंटेन्ड देयरिन, जो भी उसके प्रोविजंस है वो भी होगा। मेड बाय द यूनियन पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर, किसके द्वारा भी वो एक्ट बनाया गया हो, चाहे वो यूनियन पार्लियामेंट का हो चाहे स्टेट लेजिस्लेचर का हो, वो इनेक्टमेंट के अंदर कवर हो जाता है। अगेन सिंस इनेक्टमेंट इज डिफाइंड टू इंक्लूड ऑल्सो एनी प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, सेक्शन 6 जो इफेक्ट ऑफ रिपील है would apply to a case where not only the entire act is repealed but also where any provision of an act is repealed। मतलब क्या हुआ कि अगर इफेक्ट ऑफ रिपील की बात करें जहां पे सेक्शन 6 हमारा अप्लाई किया जाएगा, तो सेक्शन सिर्फ जो है वो पूरे के पूरे एक्ट को रिपील करने के लिए, मतलब इग्नोर, डिलीट करने के लिए यूज नहीं किया जाता, बट किसी अगर प्रोविजंस को भी अगर हमें रिपील करना है, उसको डिलीट करना है, तो उसके अंदर भी सेक्शन 6 जो है उसको हम अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ज्यादा रेलेवेंट इसकी मीनिंग यहां पे निकल के नहीं आ रही है। इन शॉर्ट आपको इस पैराग्राफ से भी यही समझ लेना है क्या कि इनेक्टमेंट के अंदर आपका एक्ट इंक्लूड होता है, उसके प्रोविजंस इंक्लूड होते हैं जो कि फॉर्म किए जाते हैं यूनियन पार्लियामेंट या फिर आपके स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा। ठीक है, इसी को बस इफेक्ट ऑफ रिपील से यहां कनेक्ट कर दिया गया कि भाई साहब जैसे हमारे एक्ट और प्रोविजंस दोनों के दोनों इनेक्टमेंट का पार्ट है, वैसे इफेक्ट ऑफ रिपील अगर लगाया जाएगा तो वो इंटायर एक्ट के लिए भी लगाया जा सकता है और वो प्रोविजंस ऑफ द एक्ट के लिए भी लगाया जा सकता है। दोनों सेपरेटली लगाए जा सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि हम एक साथ पूरे के पूरे एक्ट को ही रिपील कर दें। ठीक है, चलिए तो दिस इज ऑल अबाउट इनेक्टमेंट, बहुत छोटा और बहुत ही सिंपल। अगली बात कर लेते हैं फाइनेंशियल ईयर की। जैसे हम यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर देख ले हैं, बहुत आगे चल के एक टर्मिनोलॉजी हमारे पास और आएगी जिसमें हम बात करेंगे ईयर की, ऑल्दो हम थोड़ी सी चर्चा उसकी यहाँ पे करके चलेंगे। तो आप फाइनेंशियल ईयर बचपन से पढ़ते आ रहे हो, जैसे आपने कॉमर्स में प्रवेश कर लिया वैसे आपको पता लगा कि फाइनेंशियल ईयर क्या होता है। सर फाइनेंशियल ईयर होता है जो 1 अप्रैल से शुरू होता है और आपका 31 मार्च में जाके खत्म हो जाता है, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। और सर कैलेंडर ईयर क्या होता है? सर कैलेंडर ईयर होता है जो कि ब्रिटिश के अकॉर्डिंग इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसको हम कहते हैं कि 1 जनवरी से शुरू होगा और 31 दिसंबर, जिस दिन हम हैप्पी न्यू ईयर वाला मना रहे होते हैं, उस दिन पे जाके वो हमारा खत्म हो जाता है, तो वो हमारा कहलाता है कैलेंडर ईयर। एज सिंपल एज दैट। अब अगर कहा जाए आपको कि सर हम ना फाइनेंशियल ईयर कह रहे हैं ना कैलेंडर ईयर कह रहे हैं, हम कह रहे हैं सिर्फ और सिर्फ ईयर, तो इससे आप क्या समझोगे? अगर आपको कहा जाता है कि सिर्फ और सिर्फ ईयर, तो इससे आप क्या समझोगे? तो ऐसा कहा जाता है कि सिर्फ और सिर्फ अगर ईयर लिखा गया है तो इसको ट्रीट किया जाएगा एज अ कैलेंडर ईयर। तो मतलब क्या हुआ कि आपको ध्यान रखना है कि कभी भी कोई एक्ट अगर आप पढ़ रहे हो और उस एक्ट के अंदर आपको सिर्फ ईयर लिखा हुआ है, तो दैट डजंट मीन कि वो फाइनेंशियल ईयर होगा। क्यों? चाहे वो फाइनेंशियल एक्ट क्यों ना हो, चाहे वो बजट क्यों ना हो, चाहे वो कोई और इस टाइप की चीज क्यों ना हो, अगर ईयर वर्ड लिखा है दैट मींस इट इज अ कैलेंडर ईयर, नॉट अ फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर के लिए फाइनेंशियल वर्ड को इंट्रोड्यूस करना अनिवार्य है, ऐसा कहता है आपका जनरल क्लॉजेस एक्ट।
सेक्शन 3 क्लॉज 21 कह रहा है फाइनेंशियल ईयर शैल मीन द ईयर कमेंसिंग ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल। अब बेसिक बात है 1 अप्रैल को शुरू होगा और खत्म कब होगा, 1 साल के बाद, विच इज 31st मार्च। द टर्म ईयर हैज बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 3 क्लॉज 66, हम देखेंगे सबसे लास्ट में आएगा, हम इसको भी देखेंगे। As a year reckoned according to the British calendar, thus, as per the General Clauses Act, year means calendar year. Year का मतलब क्या है? Calendar year, which starts from January to December, as simple as that. Difference करें अगर, difference between financial and calendar year, financial year जो होता है वो first day of April से शुरू होता है, लेकिन जो calendar year होता है वो first day of January शुरू होता है। ये इसका difference हो गया। बहुत ही मजाक, बहुत ही बच्चे वाली बातें चल रही है यहाँ पे। Now, पिक्चराइज कर दिया गया इसी चीज को आपके मॉड्यूल में। कह रहे हैं क्या, फाइनेंशियल ईयर शैल द ईयर कमेंस होगा कहां से, फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल से, इज कॉल्ड फाइनेंशियल ईयर। चलिए जी, दिस इज ऑल टिल नाउ। अभी तक में हमने इतनी डेफिनेशंस को देख लिया। अब जो आगे बात की जाएगी वो बात की जाएगी आपकी डेफिनेशन नंबर 9, विच इज ऑन गुड फेथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, आपने देखा है कई जगह यूज होता है, कंपनीज एक्ट में दबा के यूज हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दबा के यूज हुआ है, तो इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कहीं भी इसको डिफाइन नहीं किया गया है। ये भी आपने देखा होगा कि कहीं भी गुड फेथ को डिफाइन नहीं किया गया। आपके टीचर्स आपको डिफाइन करके बता देते हैं, लेकिन कभी भी एक्ट में आपने नहीं पाया इसको। क्यों? क्योंकि ये छुपा हुआ था जनरल क्लॉजेस एक्ट के अंदर। तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट के अंदर। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।